हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशुल मिश्रा और कोचिंग फ्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 11-12 से संबंधित फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो ये फिजिक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएगी और ये फिजिक्स आपकी तैयारी फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम्स, नीट और स्टेट आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स, इन सब में काम आ सकती है। और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो लोग 12th से ऊपर हैं उनके भी काम आ सकती है। तो मीडियम हमारा पढ़ाने का यहाँ इसमें फिजिक्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा। तो ये जो लेक्चर्स हैं वो हिंदी मीडियम को फोकस में रख के बनाए जाएंगे। ठीक है। तो हम फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स मतलब हिंदी में इसको कहते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान मतलब ये एक तरह का विज्ञान है। तो उससे पहले हमें विज्ञान समझना होगा। तो आज के लेक्चर का विषय है हमारा भौतिकी तथा इसका कार्यक्षेत्र, फिजिक्स एंड इट्स स्कोप। सो उससे पहले मतलब भौतिकी शुरू करने से पहले हमें विज्ञान समझने की जरूरत है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या है आपकी? विज्ञान की परिभाषा है कि मतलब विज्ञान इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? साइंस। तो साइंस किससे निकला है आपका? सिनेटिया। सिनेटिया मतलब ये लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है जानना। जानना मतलब सीखना किसी चीज को। तो मानव द्वारा प्रेक्षणों, प्रेक्षण क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, कोई चीज देखना। देखना मतलब जैसे सबसे पहले सबसे बड़े प्रेक्षण का उदाहरण क्या है कि न्यूटन ने ऊपर से सेब गिरा तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना दिया। तो मतलब वो एक प्रेक्षण था, कुछ चीज को देखना, ऑब्जर्व करना, मतलब उसका प्रेक्षण करना। ठीक है। तो और दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो जो कुछ हो रहा है उसको हम देखते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। कुछ हम खुद ही करते हैं, खुद करते हैं मतलब कि आपने पीछे की क्लासेस में ओम्स लॉ के बारे में सुना होगा। तो ओम्स लॉ में मतलब खुद ही करते हैं। ठीक है। तो ओम्स लॉ तो उसके भी परीक्षण लेते हैं हम। तो ये सब क्या है, मतलब इन सब के बारे में डिटेल में हमारा जानना जो है वो हमारा विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, जानना। तो ठीक है। तो इस तरह से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसका सुव्यवस्थित संगठन, ऐसा नहीं कि मतलब कि सेब गिरा तो सेब गिरने का हमने जो जानकारी निकाली उसको कहीं भी डाल दिया किसी भी तरह से, कि सेब किसकी वजह से गिरा, किसकी वजह से नहीं गिरा, उसका कोई सीक्वेंसिंग नहीं की, मतलब उसका कोई कोई क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया, सुव्यवस्थित नहीं किया उसको। तो जब ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी उसको हम सुव्यवस्थित कर देंगे। तो इस तरह सुव्यवस्थित करने के बाद, सारे ज्ञान को सुव्यवस्थित करने के बाद की जो प्रक्रिया है वही विज्ञान कहलाती है। ठीक है। तो अब विज्ञान के आगे बढ़ेंगे, हम भौतिकी सीखते हैं। भौतिकी क्या है भाई? ठीक है। तो भौतिकी के मतलब बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी इन्होंने, मतलब गढ़ी गई, पढ़ी तो बाद में गई, पहले गढ़ी गई। कि सबसे पहले भौतिकी मतलब फिजिक्स का है। तो फिजिक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मतलब फिजिक्स इंग्लिश में फिजिक्स ही है। और ये ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है प्रकृति। तो शुरुआत में इसकी परिभाषा क्या बनी? मतलब नेचर, नेचर से संबंधित इसकी परिभाषा थी। तो भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। भौतिकी या भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जाता है। तो जैसे तुम्हारी प्राकृतिक घटनाएं क्या हो गई? ठीक है। प्राकृतिक घटना कुछ भी सोच सकते हो। आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, बारिश हो रही है, बादल बन रहे हैं, सूर्य का उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, ऋतु बन रही है। ठीक है। कोयले के जलने से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जंगलों में आग लग जा रही है। तो ये सब क्या है? ये भौतिक घटनाएं, मतलब सारी घटनाएं जो भी हम देखते हैं अपने चारों ओर घटित होने वाली प्रकृति में, वो सारी भौतिक घटनाएं हैं। ठीक है। तो इन सारी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, कि ये कैसे हो रही हैं, इनके पीछे क्या कारण है, इनसे क्या बनेगा बाद में। ठीक है। और मतलब जो भी हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होगी इन घटनाओं के बारे में, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भौतिकी या भौतिक विज्ञान। ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है सीखने का, जैसे हमारा सूर्योदय होना। ठीक है। तो सूर्य का उदय, इसकी प्रक्रिया हम सबको पता होगी। अब आप 11 12th में हैं तो सूर्य के उदय की आपको प्रक्रिया नहीं पता है? सूर्य मतलब कैसे सूर्य के उदय की प्रक्रिया है? पहले क्या समझा था? सबसे पहले, बहुत पहले कि नहीं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटता है। उसके बाद क्या समझा गया? मतलब
कि मतलब उसके बाद चीज़ें निष्पादित की गई बहुत रिसर्च के बाद और बहुत जानकारी के बाद कि नहीं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है और पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। तो सूर्य जो सामने से पड़ता है, जैसे ये तुम्हारा सूर्य रहा, ठीक है, ये तुम्हारा सूर्य है और ये तुम्हारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी, अब ये पृथ्वी की अक्ष हो गई है आपकी, ठीक है, ये पृथ्वी की अक्ष है और ये पृथ्वी की अक्ष पे, अपनी अक्ष पे ऐसे घूम रही है। तो अब जब ये घूम रही है तो इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य के सामने रहेगा, तो जिस जो हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा वो हिस्सा प्रकाशमान रहेगा, और जो हिस्सा सूर्य से पीछे रहेगा, जैसे ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा अंधेरे में रहेगा। तो ये चीज़ें निकाली गई, इन चीज़ों का ज्ञान मतलब जो हमने प्राप्त किया, तो इन सब, ये पूरी स्टडी, ये जो पूरा अध्ययन था, इट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, पूरा प्रोसीजर जानने का। लेकिन ये फिजिक्स की पुरानी परिभाषा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो फिजिक्स का मीनिंग निकालने के लिए अब हम धीरे धीरे अभी प्रकृति के लिए गए, तो प्रकृति में गए तो प्रकृति दो चीज़ों से मिलकर बनी, ठीक है। कौन सी? द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा, अब दो फिर पंगा पड़ गया कि द्रव्य भी आ गया और तुम्हारी ऊर्जा भी आ गई, ठीक है। तो द्रव्य समझते हैं पहले। द्रव्य वो वस्तु है जिसमें वजन हो, द्रव्यमान हिंदी में जैसे डालते हैं, मास इंग्लिश में बोलते हैं, वेट। धरती पे अगर वो है तो उसमें वेट है, वजन है, मास है, और जो हमेशा जगह घेरे, तो ठीक है। तो द्रव्य, तो द्रव्य का कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? सोच के बताओ कोई एग्जाम्पल। द्रव्य का एग्जाम्पल तो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कुछ कोई भी चीज, ये कोई आपके पास पेन है, तो वो पेन क्या है? द्रव्य है? हाँ है, उसमें वजन है, तोल के देख लो, उसमें वजन होगा। और अब मान लो हवा है, हवा द्रव्य है? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वजन का कैसे बताएंगे उसमें, हवा में वजन, तो हवा का सबसे बढ़िया तरीका, हवा को भर लो गुब्बारे में, पहले गुब्बारे का वजन कर लो, खाली गुब्बारे का जिसमें हवा नहीं भरी है, ठीक है। बैलून का वेट कर लो कि बैलून में कितना वजन है, ठीक है। उसके बाद बैलून में हवा भर के वेट करो, तो आपको पता चलेगा कि उसमें वजन ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं? और पहले बैलून कितनी जगह में आ रहा था हवा भरने से पहले? कम जगह में आ रहा था, उसके बाद कितनी जगह में आ रहा है? ज़्यादा जगह में आ रहा है। तो दोनों चीज़ें पता चलेंगी कि वो जगह भी घेर रही है हवा, और हवा में वजन है, तो वो द्रव्य की परिभाषा पे खरी उतर गई। तो हवा द्रव्य है? हाँ, हवा द्रव्य है, हवा द्रव्य है, ठीक है। और वो जगह भी घेर रही है आपकी, ठीक है। अब ठीक है, फिर से हम कह रहे थे ना कि प्रकृति में होने वाली परिघटनाओं या मतलब जो घटनाएं हैं उनको, उनके अध्ययन को ही हम भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज थी, तो प्रकृति के अंदर ऊर्जा। ऊर्जा क्या है भैया? कार्य करने की क्षमता, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। जैसे अब ऊष्मा, ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा क्या है? किसी चीज, मतलब किसी चीज को गर्म करने की क्षमता, तो ऊष्मा है। और ठंडाई क्या है? ऊष्मा की कमी। तो ठंडा, ठंडा होना कोई ऊर्जा नहीं हो, ऊष्मा ऊर्जा हो गई। ऐसे प्रकाश एक ऊर्जा है, किसी चीज को दिखाने की क्षमता है उसमें। ध्वनि, किसी चीज को हिलाने की, वाइब्रेट, मतलब हमारे ध्वनि क्या है? हमारे कान एक मैकेनिकल वेव्स हैं, मतलब यांत्रिक तरंगे हैं जो कि हमारे कान को कान के पर्दे को हिला देती हैं। तो उसको हिलाने की क्षमता मतलब वो ध्वनि कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही द्रव्य की गतिज ऊर्जा, ठीक है। अगर हमारा द्रव्य मीन्स मैटर, अब मैटर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी। क्या? जैसे हमने कोई बॉल लिया, बॉल फेंकी, तो उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा। कोई चीज गति में है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो अगर वो किसी के सर पर पड़ेगी तो सर को फोड़ देगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा है, सीधी सी बात, ठीक है। तो वो उसकी बॉल की गतिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। फिर तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है? प्रकाश देने की क्षमता है, और ये जो सारी ऊर्जा है, ठीक है, इन सब की क्षमता है। तो लेकिन ऊर्जा होती एक ही है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा हो गई, ध्वनि ऊर्जा हो गई, ये सब अलग अलग हो सकती हैं, बट रूप अलग अलग है, ऊर्जा एक ही है। तो एक इसी सब से मिलकर एक हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बना। किसका सिद्धांत बना? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का, एक मिनट,
तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, अब तुम्हारा ये सिद्धांत क्या कहता है भैया? इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ना तो ऊर्जा पैदा की जा सकती है, ना ही खत्म की जा सकती है, परंतु तुम उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, है कि नहीं? तो ऊर्जा होगी तुम्हारी कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो ठीक है, तो ये थी। तो आपकी भौतिकी क्या थी? भौतिकी मतलब प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, तो वो तुम्हारी भौतिकी हो गई। तो तो प्राकृतिक घटनाएं मतलब प्रकृति के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, तो वो प्रकृति के अंदर घटनाएं हो रही हैं तो प्रकृति पता होनी चाहिए। तो प्रकृति क्या होती है? द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। द्रव्य क्या है? वो चीज जिसमें द्रव्यमान हो और वो जगह घेरे। द थिंग दैट हैज मास एंड इट नीड्स स्पेस। ठीक है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी जो कि है। ठीक है, और ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हो सकते हैं, तो ये चीज़ हमने सीखी। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या है हमारे पास? आगे अब भौतिकी का थोड़ा सा और आगे बढ़ो। ठीक है, तो पहले तो हम ये मानते थे, क्या मानते थे भाई साहब? कि ऊर्जा और द्रव्यमान में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या? ऊर्जा और द्रव्यमान में कोई भी लेना देना नहीं है। एनर्जी एंड मास वर ट्रीटेड इंडिपेंडेंट। नाइदर एनर्जी विल डिपेंड ऑन मास नॉर मास विल डिपेंड ऑन एनर्जी, बिकॉज वी ट्रीट मास एज, मास मीन्स द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी वस्तु में होगा, तो द्रव्यमान मेनली मास, द्रव्य और मान अगर अलग अलग पढ़े हम इसको, तो द्रव्य और मान मतलब मैटर एंड इसकी वैल्यू। तो मैटर की वैल्यू को हम नॉर्मली द्रव्यमान बोलने लग गए। ठीक है, तो पहले क्या था कि ऊर्जा ऊर्जा को मैटर नहीं समझा जाता था। अभी भी नहीं समझते हैं, लेकिन ऊर्जा और मैटर में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऊर्जा और द्रव्य में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन एज ऑफ नाउ, मतलब फिजिकल कंडीशंस में। वो आगे समझेंगे कि कैसे बनाया आइंस्टाइन ने, जब आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, लेकिन पहले भी यही समझा जाता है कि ऊर्जा द्रव्यमान में कोई लेना देना नहीं है। परंतु आइंस्टाइन भाई आए अपने, उन्होंने कहानी बदल दी। एक फॉर्मूला तुम पढ़ते आ रहे होगे बचपन से सुनने, ई बराबर एम सी स्क्वायर, यू अराउंड एम सी स्क्वायर। तो सी जहाँ क्या है? प्रकाश की चाल है। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। ई उत्पन्न ऊर्जा। तो अगर तो क्या है? ये है ऊर्जा और द्रव्यमान में रिलेशन की। इतना इतने मास पे इतना द्रव्यमान अगर मतलब चल पड़े, तो आपका क्या हो जाता है? उतनी ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया अब? कि एनर्जी एंड मास कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ईच अदर। मतलब ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। अरे, मतलब परिभाषा पुरानी वाली जमेगी नहीं, नई परिभाषा देनी पड़ेगी भैया। तो नई परिभाषा जब देनी पड़ेगी, तो नई परिभाषा क्या है आपकी? देखते हैं नई परिभाषा क्या बनेगी। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, मतलब किसकी किसकी किसका अध्ययन? स्टडी मतलब अध्ययन। मैटर मीन्स द्रव्य। मैटर मीन्स आपका द्रव्य, द्रव्य। और एनर्जी मीन्स ऊर्जा आपकी। ठीक है, तो ऊर्जा और द्रव्य का अध्ययन और उनके बीच में होने वाला मतलब संबंध। संबंध मीन्स क्या हो रहा है, क्या क्रियाएं हो रही हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनके बीच में, उसका संबंध। द्रव्य से ऊर्जा कैसे बदली जा रही है, ऊर्जा से द्रव्य, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदल रही है, द्रव्य कैसे मतलब द्रव्य को भी मतलब एक रूप नहीं कह सकते, द्रव्य क्रियाएं करके स्वरूप बदलता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप एक चीज़ को दूसरे में रिएक्शन कर दी, तीसरी चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया आपका। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान और उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रिया मतलब उनके बीच में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, किस तरह से क्रिया हो रही है, द्रव्यमान ऊर्जा के बीच में, द्रव्यमान द्रव्यमान के बीच में, ऊर्जा ऊर्जा के बीच में। ठीक है, तो ये अन्योन्य क्रिया कितनी तरह की हो सकती है, क्या बताया मैंने? ठीक है, द्रव्य से द्रव्य, और दूसरा द्रव्य से ऊर्जा, और तीसरा ऊर्जा से आपका ऊर्जा। ठीक है, तो ये होगी आपकी कहानी कि स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, इट विल कम अंडर द स्टडी ऑफ फिजिक्स। एंड भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यमान, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाएं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाए। तो ये तुम्हारी क्या होगी? फिजिक्स हो गई, है कि नहीं?
तो अब क्या रह गया हमारा, शुरू में ही हमने हेडिंग देखा था कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र को अभी दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया भैया। ठीक है। ठीक है, भौतिकी का कार्य क्षेत्र दो भाग हो गए हमारे। कौन कौन से दो भाग हो गए भैया? पहला तो हो गया आपका स्थूल या मैक्रोस्कोपिक, या दूसरा बड़ा, और दूसरा क्या हो गया आपका? सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपिक, या छोटा। छोटा। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक, बड़ा। बड़े में इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? यांत्रिकी पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत प्रकाशिकी पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत दोलन तथा तरंगे पढ़ेंगे, वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसी के अंदर पढ़ेंगे। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक के अंदर जैसे हाँ हाँ, ये तो अब तक सब लोग पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे कि सारा का जो भी मटेरियल आपका मैटर है वो सब किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये द्रव्य तो ये फंडामेंटल पार्टिकल, ये मतलब मूल कण आपके हो गए, मूल कण। ठीक है, तो मूल कण जो हो गए, तो उनके बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, अपनी जगह पे घूम रहा है, कैसे कैसे वो मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, वो सब चीजें हम जब पढ़ते हैं। ठीक है, द्रव्य आपका कैसे बना हुआ है, कहाँ पे कौन सा अणु, परमाणु, कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, तो वो सब जो सीखते हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक व्यू में आ जाते हैं। ठीक है, जो स्कोप रहता है फिजिक्स का। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं, यही सब फिजिक्स के स्कोप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। आता बहुत कुछ है, लेकिन हम इसको मेनली लेके चलेंगे अपनी फिजिक्स के अंदर। ठीक है सर? ठीक है ना? तो ठीक है। अ, अब जैसे कुछ कुछ चीज़ें हम इसके साथ में कवर कर लेते हैं, अगर आपको कवर करना है। कि कुछ अपने फिजिसिस्ट हुए हैं, मतलब भौतिकी के वैज्ञानिक हुए हैं। तो चलो कुछ कुछ। गैलीलियो किससे संबंधित है भाई? जड़त्व के नियम से। जड़त्व को नियम मतलब इनर्शिया का नियम। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ जड़ में है तो जड़ में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। वो न्यूटन ने दिया, लेकिन वो मेनली किससे आया? गैलीलियो से आया। फिर भैया सर आइजक न्यूटन, ये तो महान है, इन्होंने तो पूरी फिजिक्स ही बना दी है। इनको पढ़ पढ़ के हम लोग परेशान हुए जा रहे हैं। ठीक है, फिर अपने डैनियल बर्नौली, इनके आधार पे हम पाइपों में पानी बहा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भैया? जहाँ क्या कहते हैं, हवाई जहाज हवा में उड़ रहे हैं। तो ये सब बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार हैं। ठीक है। फिर रॉबर्ट बायल, बायल का नियम दिया इन्होंने। कैल्विन, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम और परम स्केल दिया इन्होंने। एस कार्नोट, तो एस कार्नोट ने ऊष्मा का कार्नोट साइकिल दिया, जिससे इंजन बने हमारे। ठीक है। हाइगेंस, तो हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग का सिद्धांत, कई प्रकाश तरंग भी तरंग के रूप में है। थॉमस यंग, प्रकाश का व्यतिकरण दिया। फिर फ्रेंजल, फ्रेंजल ने प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत दिया। फेराडे, फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत दिए, मतलब इन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम दिया। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे तुम्हारे, उन्होंने मैक्सवेल की इक्वेशंस दे दी तुम्हारी। फिर प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत भी दे दिया कि प्रकाश से क्या है, कुछ नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। फिर एम्पियर, उन्होंने विद्युत धारा तथा चुंबकत्व दिया। ठीक है। ठीक है। और फिर एक थे तुम्हारे मिलीकन, आर ए मिलीकन। उन्होंने क्या दिया? आवेश का क्वांटीकरण। अब क्वांटीकरण का मतलब ये हो गया कि आवेश क्या है, कोई सतत मात्रा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कितना भी आवेश उठा लोगे, आवेश टुकड़ों में ही आएगा। टुकड़े क्या होते हैं? वो छोटे टुकड़े, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन 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 में मिला के आवेश होता है। जैसे पानी का अणु मिला के पानी पूरा बन जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में मिला के आवेश बनता है। ठीक है। अब अगर आप चाहो कि कितना भी आवेश मिला लो, तो इलेक्ट्रॉनों की पूर्णांक संख्या में ही आवेश मिलेगा। उसका शॉर्टकट अभी याद रखना, क्यू इज इक्वल टू एन ई। बाद में पता चलेगा, क्यू मतलब आवेश की मात्रा, एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ठीक है। आगे पता चलेगा। फिर जे जे थॉमसन हुए, ये पढ़े ही हो गए। रदरफोर्ड, नील बोर, प्लांक, ये सब पढ़े हो गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसने पूरी फिजिक्स ही बदल दी। फिर रॉन्जन थे, उन्होंने एक्स किरणों की खोज करी। एच युकावा थे आपके, उन्होंने नाभिकीय बलों की उत्पत्ति करी। फिर आपके हेनरी बेक्टल थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी। डी ब्रॉगली थे, पदार्थ
कणों की तरंगी प्रकृति। ठीक है, अभी एक जगह और तरंग सिद्धांत पढ़ा, हाइगेंस हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। फिर आपके डी ब्रॉगली थे, उन्होंने कणों की तरंगीय प्रकृति दी। कण मीन्स मेनली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तरंग रूप दिखा सकता है। ठीक है, श्रोडिंजर थे, उन्होंने तरंग वेव मैकेनिक्स का डेवलपमेंट किया। ठीक है, वेव मैकेनिक्स मतलब तरंग यांत्रिकी। फिर आपके हाइजेनबर्ग हो गए, उन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तरंग भी हो सकता है या फिर, हाँ क्या, तरंग भी हो सकता है या फिर कण भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपका। फिर आपके सीवी रमन हुए, उन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया आपको, रमन प्रभाव दिया। अणुओं द्वारा प्रकाश छितरता है, फैल जाता है, एक अणु पड़ेगा तो प्रकाश फैल जाएगा। जैसे तुमने पानी मारा किसी रुकी हुई चीज पर तो पानी फैलता है, ऐसे ही अगर प्रकाश किसी रुकी हुए कण पे पड़ेगा तो वो फैलेगा इधर उधर। ठीक है, तो वो सीवी रमन ने दिया। फिर हेस ने अंतरिक्ष किरणों की स्टडी की। फिर जो हमारे यहाँ के थे एच जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा, अंतरिक्ष किरणों में शावर, मतलब अंतरिक्ष किरणों की कैसे फैलाव होता है उनका। एस एन बोस ने क्वांटम क्वांटम स्टैटिक्स थी आपकी। ठीक है, फिर पी एम डायरेक्ट थे, इलेक्ट्रॉन का अपेक्षकीय सिद्धांत था क्वांटम सांख्यिकी, क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हमारी। ठीक है सर, तो आज के लिए हम यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है सर।